न्यू चैप्टर है। हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 5 हेड हैं। एक हेड का नाम था सैलरी, जिसमें हमने सैलरी की इनकम निकाली। एक है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें हमने बिजनेस अपने घर को किराए पर दिया तो उसकी इनकम निकाली। एक हमारा है बिजनेस एंड प्रोफेशन की, अगर हम बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल हैं हम, तो हमारी इनकम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से निकलेगी। ये चैप्टर मानकर चलिए लगभग ये और कैपिटल गेन सबसे बड़े चैप्टर हैं, और अभी हमारे कोर्स में थोड़ा सा ही पोर्शन, फाइनल लेवल पे तो लगभग हमारा आधा इनकम टैक्स इसी चैप्टर पर टिका होता है और कैपिटल गेन पर। यहाँ पर तो हमारा इतना ज्यादा नहीं है। थ्योरी पोर्शन ज्यादा है इसके अंदर, न्यूमेरिकल पोर्शन तो 1-2 क्लास के बाद ही में चाहेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी पोर्शन करने में हमें काफी टाइम लगने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, हमारा बिजनेस है या प्रोफेशन है, तो हम इस चैप्टर में आएंगे। इसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसे हम शॉर्ट में पीजीबीपी बोल देंगे। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो हमारा बिजनेस है या प्रोफेशन है, तो हम इस चैप्टर के अंदर आएंगे। बिजनेस का मतलब वही है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, कंसर्न, ट्रेड, कॉमर्स में ये सब कुछ चीजें आ जाती हैं। और प्रोफेशन के अंदर आता है हम सर्विसेज देते हैं किसी को। अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन है हमारे पास, स्पेशल स्किल है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हम प्रोफेशनल है ना। तो हम प्रोफेशनल इनकम या बिजनेस इनकम को इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं। सेक्शन 28 है चार्जिंग सेक्शन, जो हमें बताता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टैक्सेबल होने वाला है। हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, तो वो हमें बताता है कि क्या क्या इसके अंदर टैक्सेबल होगा। तो ये कह रहा है कि बिजनेस या प्रोफेशन, बिजनेस इनकम is chargeable as profit of the business only if business is carried on by the assessee at any time during the previous year। मतलब कि असेसी प्रीवियस ईयर में बिजनेस को चलाता है, चाहे एक दिन के लिए भी चलाए, तो इस चैप्टर में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन पूरे साल में बिजनेस चलाना जरूरी नहीं है कि आप पूरे साल चलाएं या एंड तक चलाएं। बीच में कुछ समय के लिए भी आपने बिजनेस चलाया तो इस चैप्टर के अंदर आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप बिजनेस को एक दिन के लिए भी नहीं चला रहे हैं तो भी कई बार इनकम टैक्सेबल हो जाती है इस हेड के अंदर। वो क्या है, जैसे रिकवरी हुई कोई लॉस, एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग लायबिलिटी अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन। मान लिया आपका बिजनेस बंद हो गया और आप इस समय बिजनेस नहीं चला रहे हैं, लेकिन कोई बेड डेट से रिकवर हो गए या इंश्योरेंस क्लेम मिला या कुछ पैसा मिला, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इवन तो आपने बिजनेस को एक दिन के लिए भी नहीं चलाया प्रीवियस ईयर। बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, भी आपको समझ में आ जाएगा कुछ क्लासेस के बाद। सेल ऑफ कैपिटल एसेट, ये भी हमारा टॉपिक कवर होगा अलग से। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ये तो आप समझ ही चुके हैं। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व, ये भी अभी आगे पॉइंट कवर होगा। रिसीट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस अंदर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सेक्शन 145 है, वो ये कहता है कि आप ड्यू बेसिस मतलब एक्रूअल बेसिस या कैश बेसिस, जैसा चाहें वैसा आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं तो जब कैश मिलेगा किसी सेल का तभी तो इनकम आनी जाएगी या फीस मिलेगी या इनकम आएगी। तो आपका बिजनेस बंद हो गया और कैश बेसिस पर आप अकाउंटिंग करते हैं और अगले साल आपको मिला जिस साल में आपने एक दिन के लिए भी बिजनेस नहीं चलाया, फिर भी वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि आप कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करते थे। For purpose of taxation, there should not be indeed there is no distinction between legal and illegal business। अगर आपका कोई illegal business है तो आप ये नहीं कह सकते कि illegal business है हम इनकम टैक्स नहीं देंगे। illegal business है, पकड़े गए तो भी आपको टैक्स से इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल लीगल बिजनेस की तरह। तो कुछ बातें इन्होंने बता रखी है, प्रिंसिपल तो हमें पता चल गया कि बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, फिर भी कुछ पॉइंट बता रखे हैं कि ये इनकम है जो टैक्सेबल होती है अदर देन द नॉर्मल। तो ये क्या क्या है, जैसे आप प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच वाज कैरिड ऑन बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लीगल या इलीगल कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनसेशन,
कंपनसेशन मिली है, टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर मैनेजिंग ए कंपनी, टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एजेंसी, वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस इन गवर्निंग अंडर लॉ इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस। सपोज आपने किसी कंपनी से एजेंसी ली कि आप पूरे के पूरे यूपी में आपका माल कंपनी आपके थ्रू ही सप्लाई करेगी। कंपनी छोटी थी, पूरे यूपी का आपको पावर दे दी गई और आपसे पैसे ले लिए गए एजेंसी वगैरह के, या कुछ भी है, अब आप बिजनेस करते हो। बिजनेस कंपनी का काम ज्यादा चल गया और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या कर भी पा रहे हैं, तो कंपनी ने सोचा कि वेस्ट यूपी, साउथ यूपी, ईस्ट ऐसे करके 4 और 5 सेंट्रल यूपी 5 एजेंसी हम बनाएंगे, और उन्होंने 4 एजेंसी वो लोगों को दे दी। आपने कहा ये क्या, मेरे से तो आपने पूरे का पैसा लिया, ये वो, तो आपको बदले में कुछ पैसे दे दिए कंपनसेशन के तौर पे, तो वो भी बिजनेस इनकम में आ जाएगा। इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएट फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। तो ये दे रखा है कि जैसे आप कोई काम करते हैं, अपने मेंबर के लिए कुछ काम करते हैं और वहां से आपको पैसा मिला, तो वो भी यहीं पर टैक्सेबल हो जाएगा। आपने कोई क्लब बना रखा है, आप मेंबर के लिए कोई काम करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, तो वो भी यहीं पर ही आएगा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होता है, कई बार गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट करने के बदले में कुछ पैसा वापस देती है। ड्यूटी ड्रॉबैक होता है कि टैक्स वापस हो जाएगा, तो वो भी आपकी इनकम में, क्योंकि जब आपने लाइसेंस खरीदा होगा, उसका डेप्रिसिएशन या आपने टैक्सेस वगैरह दिया होगा, वो खर्चे में लिखे होंगे, तो जब वापस आएगा तो वो इनकम में आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे मान लिया आप एम्प्लॉई हैं और एम्प्लॉय करने पे आपको परक्विजिट मिलती है, तो वो सैलरी की इनकम में आ जाता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है ना, सपोज आप डॉक्टर है ना, और आपने किसी की जान बचाई, और वो बहुत अमीर आदमी है, मरते हुए सबने जवाब दे दिया था, आपने उसका ऑपरेशन करके उसकी जान बचा दी, तो उसने पता चला आपको एक मर्सिडीज गिफ्ट कर दी 50 लाख की, तो वो क्या है, वो आपको बेनिफिट मिला है या आपको रहने के लिए घर दे दिया। तो ये परक्विजिट बेनिफिट्स हैं, आपको प्रोफेशन की वजह से मिले हैं। ऐसे बिजनेस का कोई आपको बेनिफिट मिलता है बिजनेस की तरफ से, तो वो भी आपकी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट बिजनेस इनकम में ही आ जाता है। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होता है वो ओनर होता है, एम्प्लॉय नहीं होता है। तो पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलता है, ये सैलरी इनकम में हेड में नहीं जाता है, ये बिजनेस के हेड में आता है, क्योंकि आप ओनर है उस बिजनेस के, और सैलरी के हेड में कोई भी इनकम टैक्सेबल होने के लिए एक बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। बिजनेस जहां पर पार्टनर है, पार्टनरशिप में पार्टनर और बिजनेस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होता, वो तो ओनर होता है, इसलिए वो वाली इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी। सम रिसीव्ड अंडर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने सपोज आपकी कंपनी में कोई मैनेजर वगैरह आपके बिजनेस को पूरा संभाल कर चल रहा है, और आपको पता चला वो मर गया या छोड़ के चला गया जॉब, तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए आपने उसकी इंश्योरेंस करा दी, उसे बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस। अब उस पॉलिसी का जो आपको पैसा मिलेगा, अगर वो छोड़ के चला जाता है, डेथ हो जाती है XYZ रीजन से, तो वो पैसा भी आपकी बिजनेस इनकम में आ जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज रिकॉर्ड और ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट। देखिए क्या है कि कैपिटल एसेट मतलब एक चैप्टर है हमारा, इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के चैप्टर में हम कोई असेट होती है उसको बेचते हैं, और उस पर जो प्रॉफिट होता है वो वहां टैक्सेबल होता है। अब लोग क्या करते हैं, अपनी स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं या कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही आप अपनी स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल असेट में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि ये बिक गया एक तरीके से, और जब वो आगे एक्चुअल में बेचोगे, तो जो आज की फेयर मार्केट वैल्यू है और उसका सेलिंग प्राइस, वो कैपिटल गेन के चैप्टर में आएगा, ना कि बिजनेस के चैप्टर में, क्योंकि बिजनेस में सेल परचेज ऑफ स्टॉक होता है, कैपिटल एसेट नहीं होती। आपने फर्नीचर बेचा, आपने बिल्डिंग बेची, खरीदी, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ये कैपिटल गेन के चैप्टर में आता है। इसलिए जैसे ही आप अपनी इन्वेंट्री को कन्वर्ट करते हैं कैपिटल एसेट में, आप ये कहते हैं, मान लिया मेरी आपकी फर्नीचर की दुकान है, आपने कहा ये जो फर्नीचर है या ज्वेलरी की शॉप है,
तो हमने कहा ये जो ज्वेलरी मेरी कैपिटल एसेट है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे अपने लिए, बाद में बेच देते हैं, तो वो कैपिटल गेन में जाएगा ना, वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो बिजनेस के तौर पे काम नहीं कर रहा है। तो आज एक तरीके से हमने अपने ड्राइंग्स कर दी या इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसे सेलिंग प्राइस मानते हुए P&L के या ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल दिया जाता है, तो बिजनेस के लिए आ जाता है। इवन दो स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस में आता है, प्रोफेशन में आता है। स्पेकुलेशन से हमें जनरली ऐसा लगता है कि हम सट्टेबाजी कर रहे हैं, ऐसा कि हम आईपीएल में पैसा लगा रहे हैं, या ये सब तो होता ही है। इसके अलावा स्पेकुलेशन पीजीबीपी में क्या बोला जाता है, एनी प्रॉफिट और लॉस विदाउट डिलीवरी ऑफ असेट। जैसे मान लिया मैंने ऑर्डर करा, मेरा गेहूं का काम है, चावल का काम है, मैंने चावल खरीदा, मैंने ऑर्डर करा कि 5000 किलो चावल मुझे भेज दो। अब माल वहां से आया, अभी आया नहीं है मेरे पास, और एकदम ही उस समय रेट था 80 रुपए, और पता चला ऑर्डर करने के 2 दिन में ही रेट 80 की बजाय 90 हो गया। तो मैंने कहा भैया भेज दो। अब ना माल मेरे पास आया ना गया, लेकिन 80 का खरीद के 90 में बेच दिया। तो ये जो 10 रुपए पर किलोग्राम मुझे प्रॉफिट हुआ, ये स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन मानी जाती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये भी बिजनेस में ही मानी जाएगी। एनी सम रिसीव्ड इन कैश और काइंड एग्रीमेंट विद नॉट कैरिंग आउट ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मान लिया हमारा बिजनेस चल रहा है और एक आदमी आकर हमसे कहे कि भैया आप अपना बिजनेस बंद कर दो। क्या पागल हो गए, हम क्यों बंद कर दें? क्या जी मैं आपको लाख रुपए महीना दूंगा। हमने कहा यार हम बिजनेस कर रहे हैं, 40,000 महीना कमा रहे हैं, लाख रुपए महीना दे रहा है, क्या ठीक है बंद कर देते। तो वो लाख रुपए महीना जो मिल रहा है वो क्या बिजनेस इनकम। एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। जैसे कई इसमें पुराने वाले 10th पॉइंट में क्या होता है, सपोज हमारी दुकान है मार्केट में, और हम कोई कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी घड़ी की दुकान है, हम घड़ी, हमारी दुकान में घड़ी है। अब क्या है कि पड़ोस में जो दुकान है वो पूजा के सामान की दुकान है, वहां पर पूजा का सामान बिकता है। हमारे दुकान के पास में मंदिर भी है, तो उसकी दुकान बहुत चल रही है। अब हमने कहा अरे हमारी घड़ी की दुकान इतनी चल नहीं रही क्योंकि आजकल लोग घड़ी खरीदते नहीं है। हमने कहा सो घड़ी की दुकान बंद करके हम भी पूजा के सामान की दुकान खोलेंगे। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, पड़ोसी को भनक लग गई, उन्हें हाथ पैर जोड़े, कह रहा मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, लेकिन तुम भैया यही काम करते हो। ठीक है, उसने कहा 5 साल तक काम नहीं करेंगे। मैंने ठीक है भैया। तो वो सब क्या है, वो सब यही है 10th पॉइंट में कवर हो जाएगा। Any sum receipt or receivable on transfer of capital asset for which deduction has been allowed under section 35 AD, ये आपको अभी आगे जाकर समझ में आ जाएगा। आगे बहुत सारे पॉइंट में, ये कुछ पॉइंट है जो अभी मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं समझा सकता, वो आगे इसी चैप्टर में कवर हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा था सेक्शन 145 है हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर ये कहता है कि ये सेक्शन 145 ये कहता है कि आप पीजीपीपी का चैप्टर है और अदर सोर्सेज का चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर के अंदर आपकी मर्जी है, आप अपनी अकाउंटिंग जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। आप चाहो तो आप अकाउंटिंग कैश बेसिस पर कर सकते हो पीजीपीपी अदर सोर्सेज में, चाहे तो ड्यू बेसिस पर कर सकते हो। सैलरी में नहीं कर सकते क्योंकि सैलरी में सैलरी रिसीव्ड और ड्यू विचएवर इज अर्लियर बेसिस पर टैक्सेबल होता है। रेंट में भी, हाउस प्रॉपर्टी में भी अलग सिस्टम है, कैपिटल गेन में भी है। बस ये दो हेड है, पीजीबीपी और अदर सोर्सेस। इसमें आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बिजनेस इनकम निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि हमने जो अकाउंटिंग के हिसाब से P&L बना रखा है, उसमें जो नेट प्रॉफिट आ रखा है उसको लें और उसमें कुछ प्लस माइनस करें। या दूसरा है कि हम इनकम टैक्स के हिसाब से नया P&L अकाउंट बनाएं। तो दो रास्ते हमारे पास है, या तो हम नया P&L अकाउंट बनाएं या फिर हम लोग क्या करें, जो पुराना नेट प्रॉफिट है उसमें प्लस माइनस करें। तो इसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट मेथड और इसे हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट मेथड, है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड बोल देते हैं जहां हम नेट प्रॉफिट में कुछ प्लस माइनस करते हैं। तो उसके लिए क्या है, जैसे हमारा जो P&L अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी,
तो उस P&L अकाउंट में डेबिट में हमने एक्सपेंसेस लिखे हुए होंगे और क्रेडिट में हमने इनकम लिखी हुई होगी और एक नेट प्रॉफिट निकाल रखा होगा ऑलरेडी। तो उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। अब जो एक्सपेंसेस हैं इसमें से कुछ एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में अलाउड है कि आप लिख लो और कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड है कि भैया आप इन एक्सपेंसेस को इनकम टैक्स के हिसाब से P&L में नहीं लिख सकते। तो जो खर्चे अलाउड हैं और लिखे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो खर्चे डिसअलाउड हैं उनकी वजह से प्रॉफिट कम हो चुका है, उसे ऐड बैक किया जाएगा। तो ऐड करेंगे जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है लेकिन हमने P&L के डेबिट में लिख दिए। बाई चांस ऐसा कोई खर्चा है जो हमने P&L में लिखा ही नहीं लेकिन इनकम टैक्स में अलाउड है, कुछ ऐसे होते हैं अकाउंटिंग में हमने खर्चा नहीं लिखा लेकिन इनकम टैक्स में वो अलाउड, तो वो हम अलाउड है लेकिन लिखा ही नहीं तो अब लिख लो, माइनस कर दो, एक्सपेंसेस अलाउड लेकिन P&L में नहीं लिखा। ऐसे इनकम भी दो टाइप की है, अलाउड है और डिसअलाउड है। तो जो डिसअलाउड इनकम है उससे प्रॉफिट बढ़ गया है, उसे हटाओ तो लेस करो, इनकम डिसअलाउड है लेकिन P&L के क्रेडिट में लिखा है। और कोई ऐसी इनकम है जो अदर और किसी हेड से रिलेटेड है, जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, अदर सोर्सेज की इनकम है, वो भी सब हटानी पड़ेगी क्योंकि वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है लेकिन आपने इनकम टैक्स में पीजीबी देखो P&L जो हमारा अकाउंटिंग में बनता है वो P&L एक नॉर्मल P&L होता है, उसमें सब हेड की इनकम आती है, उसमें ऐसा नहीं सोचता पीजीबीपी है वो तो अकाउंटिंग में थोड़े ना, वो तो इनकम टैक्स में। अकाउंटिंग में आप बताओ रेंट रिसीव्ड कहाँ लिखोगे, P&L के क्रेडिट में, इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ लिखोगे, P&L के क्रेडिट में। ये कहता है रेंट रिसीव्ड हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर सोर्सेज, तो यहाँ तो अलग ही कहानी चल रही है। तो यहाँ पीजीपीपी का P&L है बस। तो अगर और किसी हेड की, जैसे हम करते थे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हटाते थे, ऐसे ही यहां पर भी हटा। तो इनकम डिसअलाउड, डिसअलाउड या तो इनकम अलाउड नहीं है या फिर वो इस हेड से रिलेटेड नहीं है, तो उन्हें लेस करो। और अगर कोई ऐसी इनकम है जो इस हेड में टैक्सेबल है लेकिन लिखी नहीं है, उसे ऐड कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड में हमें लिखेंगे इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, माइनस करेंगे क्या, एक्सपेंसेस अलाउड अंडर द हेड पीजीबीपी। तो जो एक्सपेंसेस अलाउड है उन्हें माइनस कर देंगे और जो इनकम टैक्सेबल है उन्हें प्लस कर देंगे। ये डायरेक्ट मेथड है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी। अब पूरी की पूरी कहानी आकर यहाँ टिकती है कि कौन कौन से खर्चे और कौन कौन सी इनकम अलाउड है और कौन से खर्चे और कौन सी इनकम डिसअलाउड। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कौन से खर्चे अलाउड है डिसअलाउड है, इनकम अलाउड डिसअलाउड, हम प्लस माइनस कर ही नहीं पाएंगे। तो पूरा का पूरा चैप्टर इस बात पे डिपेंड करता है, अलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अलाउड इनकम, डिसअलाउड इनकम। तो सबसे पहले हम सीखना शुरू करते हैं कि अलाउड एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से, जो सेक्शन 30 से 37 तक चलेंगे, हो सकता है 2 से 3 क्लासेस में भी चले। तो सबसे पहले सेक्शन 30 ये कहता है कि जो भी आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग से रिलेटेड रेंट, टैक्सेस, रेट्स, रिपेयर, इंश्योरेंस, वो सब खर्चे अलाउड हैं बशर्ते वो रिवेन्यू नेचर के खर्चे हो और वो बिल्डिंग बिजनेस से रिलेटेड। तो कोई भी एसएससी के पास बिल्डिंग है जो बिजनेस प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल होती है, तो जो भी खर्चे उस बिल्डिंग से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे खर्चे P&L में आप डेबिट कर सकते हैं, चाहे वो रिपेयर हो। लेकिन अगर वो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, तो वो ड्यू बेसिस पर नहीं, केवल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड होंगे। याद करिए हम हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ते थे, ग्रोस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। ऐसे ही सैलरी में भी हम लेस करते थे प्रोफेशनल टैक्स पेड। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपको कोई भी खर्चा अलाउ कर रहे हैं और वो आप हमें दे रहे हो, तो भैया जब दे दोगे तभी अलाउ होगा, ड्यू बेसिस पे नहीं होगा। तो म्युनिसिपल टैक्सेस और लैंड रिवेन्यू के लिए लिखा है कि जब पेमेंट कर देंगे तभी आपको अलाउ होगा। ये सेक्शन 43 भी आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो केवल पेमेंट बेसिस पर ही आपको अलाउ होते हैं।
अगर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया प्रॉपर्टी पे तो वो तो ठीक है, अलाउ होना चाहिए। कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह वो भी अलाउ हो जाएगा, है ना। इफ द बिल्डिंग इज ओन्ड बाय द एसएससी इज नॉट अलाउड टू डेबिट रेंट ऑन नोशनल बेसिस। मान लिया आपकी बिल्डिंग है, आप कह जी अगर मैं किराए पे देता तो किराया मिलता, किराया नहीं मिल रहा, मेरा लॉस हो रहा, मैं तो खर्चा लिखूंगा, तो ये अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 31, जैसे खर्चे बिल्डिंग पे थे ऐसी मशीनरी प्लांट और फर्नीचर पे भी होंगे, वो भी अलाउ हो जाएंगे। रेवेन्यू नेचर होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, इन एसेट से रिलेटेड होना चाहिए, सारा खर्चा अलाउड हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। हो सकता है आज की क्लास हमारी खत्म हो जाए लेकिन ये कंप्लीट ना हो पाए, इतना बड़ा सेक्शन है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ना केवल इस चैप्टर में काम आएगा, बल्कि आपको जैसे जैसे आप थोड़ा लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जब हम वो पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक चैप्टर आता है कैपिटल बजटिंग, उसके अंदर कैश फ्लो निकालने के लिए ये यूज होता है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप एफएम में कैश इन फ्लो नहीं निकाल पाएंगे, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? देखिए डेप्रिसिएशन बहुत मुश्किल होता है अकाउंटिंग में, आप लोगों ने 11th में पढ़ा, फाउंडेशन में पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन असेट खरीदी बेची, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, जिस दिन खरीदी उस दिन से लेके जिस दिन एंड हुआ, जिस दिन बेचा तो उस साल के शुरू से लेके सेल ऑफ डेट, और बहुत सारी चीजें होती है। अब पूरे साल आप करते रहे और साल खत्म होने के बाद पता चले इनकम टैक्स कह रहा हम आपके डेप्रिसिएशन को नहीं मानते, हम बताएंगे डेप्रिसिएशन कैसे लगाओ, वो वाला रेट लगाओ, हमारे हिसाब से करो। तो आप कहोगे भैया हम तो काम धंधा छोड़ के रहे ना, लटक जाते हैं सूली पे। मतलब हम पागल है क्या? अकाउंटेंट को हमने लाखों रुपए दे दिया, पूरे साल में उसने अकाउंटिंग करी, अब आप कह रहे हो जी हम उस डेप्रिसिएशन को नहीं मानते। तो भैया क्या करें? इन्होंने कहा सेक्शन 32 में हम बता रहे हैं आपको कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाल। तो भैया पब्लिक तो बागी हो जाएगी, कहेगी हम तो नहीं करेंगे ऐसे। तो इन्होंने कहा हम आपको एक ऐसा सिस्टम बताते हैं, इतना आसान सिस्टम बताते हैं कि पूरे साल में जो आपका अकाउंटेंट अगर 50 घंटे में 100 घंटे लगाए उसने कैलकुलेट करने में, तो यहाँ तो 15 मिनट में पूरे साल का निकल जाए। इतना आसान मेथड हम करेंगे, आपका झंझट ही खत्म कर देंगे। तो इन्होंने कहा हम ऐसा है, अलग जितनी भी एसेट होती हैं उन सबका इनकम टैक्स के हिसाब से डब्ल्यूडी और डेप्रिसिएशन हर साल अलग निकाला जाता है, लेकिन 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटा में निकल जाता है, पूरे साल में महीनों नहीं लगाने पड़ते। तो इन्होंने कहा डेप्रिसिएशन लगाने के लिए पहली बात डब्ल्यूडीवी मेथड लगेगा, और कोई मेथड हम अलाउ नहीं करेंगे। एक्सेप्शन है कि पावर जनरेटिंग कंपनी है, उनको हम ऑप्शन दे देते हैं कि चाहे तो वो डब्ल्यूडीवी लगा ले, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड लगा ले, बाकी किसी को कोई ऑप्शन नहीं है, सबको डब्ल्यूडीवी ही लगाना है। वो बहुत हैवी उनकी प्लांट में बहुत ज्यादा लगता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से उनको अलाउ कर रखा है, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट होते हैं, और कोई वजह रही होगी, पहले तो स्ट्रेट लाइन से ही करते थे, बाद में उन्होंने डब्ल्यूडीवी स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन दे दिया। इन्होंने कहा कि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको दो असेट्स में डिवाइड करना है, या तो कोई होगी टेंजिबल असेट्स या इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट के अंदर बिल्डिंग अगर है तो एक हेड बिल्डिंग का, अगर फर्नीचर है तो एक हेड फर्नीचर का, और यहां एक गलती कर दी, यहां ये बोलने की बजाय अदर टेंजिबल असेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या कुछ, इन्होंने नाम दिया प्लांट एंड मशीनरी, जो मेरे हिसाब से गलत नाम है, क्योंकि इसके अंदर ऑल रिमेनिंग टेंजिबल असेट्स आती हैं, और उसका नाम प्लांट एंड मशीनरी ठीक नहीं है। जैसे बुक्स, बुक्स हमारी एसेट होती है, एक्सपेंसेस होता है, असेट्स होती हैं। बुक हमारी 2-2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी काम आती है, तो बुक हमारी एसेट होती है। एनुअल पब्लिकेशन है तो एक्सपेंसेस है, नहीं तो असेट है।
अब क्या बुक बिल्डिंग होती है? नहीं। क्या बुक फर्नीचर होती है? तो बुक प्लांट एंड मशीनरी होती है, और प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगी। ऐसे हमें हर एक टेंजिबल एसेट को देखना है। तो नाम सही नहीं है प्लांट एंड मशीनरी, इसका नाम अदर टेंजिबल एसेट होता तो ज्यादा ठीक होता ना। तो आप याद रखिए, जो भी टेंजिबल एसेट बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं है वो सब प्लांट एंड मशीनरी है। इनकी लिस्ट है और करीब 40-50 अलग अलग रेट है अलग अलग टाइप की एसेट। उसमें से मैंने आपको कुछ चुनिंदा रेट दिए हैं, आपको इतने ही याद रखने हैं। इसके अलावा होंगे तो एग्जाम में आपको दिए जाएंगे, ये नहीं दिए तो आप ये कर सकते हो। जैसे बिल्डिंग का बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो एग्जाम में बिल्डिंग आया आपको 10% लगाना। फर्नीचर का 10% है, आपको फर्नीचर पे 10% लगाना है। और प्लांट एंड मशीनरी का 15% है, आपको 15% लगाना है। अगर बुक दे दी जाए बाई चांस तो उस पर 40% लगाना। अगर कंप्यूटर दे दिया जाए इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर तो आपको 40% लगाना। व्हीकल मोटर कार है तो 15%, और टैक्सी की तरह इस्तेमाल होती है तो 30%। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40%, शिप स्पीड बोट पे 20%। ऐसे ही बिल्डिंग में रेजिडेंशियल हाउस है तो 5%, और टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो 40%। टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जैसे पुल बन रहा है, हमने बराबर में एक और टेम्परेरी पुल बना दिया, या फिर हमने वर्कर्स के लिए टेम्परेरी घर बना दिए तो उस पर 40%। तो ये कुछ रेट है, थोड़े से रेट है, इनको याद कर सकते हैं, वरना लिस्ट तो 40-50-100 रेट की है, उनकी हमें जरूरत नहीं है। इंटेंजिबल पे 25%। कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो, लेकिन गुडविल को 2-3 साल पहले से मना कर दिया, पहले गुडविल पे भी लगता था, अब बोला गुडविल हम डेप्रिसिएशन अलाउ आपको नहीं करेंगे। अब आसान बनाने के लिए क्या करा इन्होंने? इन्होंने कहा कि हम प्रोराटा बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जब हम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन लगाते हैं जितने दिन उतना। इन्होंने कहा हम आपको आसान करके बताते हैं, या तो उस पे लगेगा पूरा या लगेगा आधा। 180 दिन से कम यूज कर रहे हो आधा, नहीं तो पूरा। आसान बना दिया। इफ न्यू एसेट इज, लेकिन कंडीशन क्या है? इफ न्यू एसेट इज परचेज्ड एंड पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, तो आधा डेप्रिसिएशन लगेगा। या हमें तो ऐसा लग रहा है अरे आधा, लेकिन नहीं, इसके अंदर बहुत टेक्निकल बात है। सेम ईयर में खरीदा और सेम ईयर में ही यूज किया हो 180 दिन के लिए से कम के लिए, तो आधा। मान लिया पिछले साल खरीदा, पिछले साल यूज नहीं करा, तो डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं। इस साल हमने यूज करा एक दिन के लिए 31 मार्च को, आखिरी दिन, तो भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि यहां पर लिखा है सेम ईयर में खरीदा हो, सेम ईयर में यूज करा हो 180 दिन से कम, तो आधा। पिछले साल खरीदा, इस साल यूज करा, चाहे 180 दिन से कम, तो भी पूरा डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब हम हर क्वेश्चन में चेक करेंगे हर न्यू एसेट पे कि क्या 180 दिन हो गए या नहीं, क्या जरूरत है? एक डेट देख लो, वो डेट से अगर उस दिन से पहले खरीदेंगे तो पूरा यूज करेंगे, उस दिन के बाद तो आधा। तो आप गांधी जयंती याद करो, गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर। मान लिया कोई एसेट 2 अक्टूबर को खरीदी, तो कितने दिन यूज हुई अक्टूबर में? 30 दिन। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब फरवरी अगर लीप ईयर है तो 29, और अगर नॉर्मल ईयर है तो 28। नॉर्मल है तो 28, नहीं तो 29। अब अगर 2024 है, अगर 2024 लीप ईयर है तो हमें 29 दिन लेने, और 31 मार्च के हो गए। टोटल करो कितने दिन आ गए ये? हम्म 181। 28 लेकर अगर हम 28 दिन लेते हैं फेब में, तो हमारा आता है 181 डेज। और अगर 3 अक्टूबर को खरीदी हो तो ये आता है 180 डेज। इसका मतलब अगर नॉर्मल ईयर है, अगर ये नॉर्मल ईयर है और न्यू एसेट खरीदी है, न्यू एसेट खरीदी है आफ्टर
3 अक्टूबर, तो उस पर हाफ डेप्रीशिएशन लगेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद खरीदते ही वो 179 या कम दिन हो जाएंगे, तो आधा लगेगा। लेकिन अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में फेब में 29 डेज होते हैं, तो हम ये कहेंगे लीप ईयर में ऑन और आफ्टर 3 अक्टूबर हम क्या लगाएंगे, यहां पर एक मिनट, यहां पर आफ्टर 4 अक्टूबर बोल देंगे, 4 अक्टूबर के बाद में हाफ डिप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि यहाँ 3 अक्टूबर को के बाद में यहाँ पे 3 अक्टूबर पे 180 डेज हो रहे थे, लेकिन लीप ईयर होने पे 4 अक्टूबर में 180 डेज हो जाएंगे। तो नॉर्मल ईयर में 3 अक्टूबर के बाद में असेट है तो आधा, लीप ईयर में 4 अक्टूबर के बाद है। तो अब याद कैसे रखो, लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से डिविजिबल होता है, तो 4 अक्टूबर 4 ईयर, तो वो नहीं तो 3 है। तो इसमें आपको हर क्वेश्चन में हर असेट की डेट में डेज कैलकुलेट करने का टाइम बच जाएगा, आपको वेस्ट टाइम नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अब डेप्रिसिएशन निकालने का क्या तरीका है, मान लिया हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है ना, मान लिया क्या है ही 23-24, तो उसमें साल का पहला दिन क्या है, 1 अप्रैल 23। तो उस दिन जो भी अब क्या होता है, इसमें हम ब्लॉक बनाते हैं असेट के। ब्लॉक कैसे, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का 5% वाली सारी बिल्डिंग एक साथ, 10% वाले एक साथ, फर्नीचर 10% वाला एक साथ, और प्लांट एंड मशीनरी 15% वाला एक साथ, 40% वाला ऐसे ब्लॉक बनते हैं। तो उस ब्लॉक का ओपनिंग वैल्यू क्या है वो लिखा, प्लस जो भी नई एसेट खरीदी है इस साल वो ऐड करा, माइनस जो भी सेल करी है वो माइनस करा। इसमें हम ये नहीं देखते ये एसेट 5 लाख की खरीदी थी, उसकी WDV 4 लाख है, बेचा 3 लाख में प्रॉफिट, ना 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 ना, क्या कुछ नहीं, मिक्स कर दो, भूल जाओ आइडेंटिटी। ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस सेल, अभी आप करेंगे ना तो आपको बहुत अजीब अजीब लगेगा, शुरू शुरू में आप कहोगे ये क्या हो रहा है, लेकिन आसान है, हो जाता है, अजीब है लेकिन आसान। तो जो WDV आएगी, क्लोजिंग WDV, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे और फिर अगले साल की ओपनिंग WDV आ जाएगी। आइए इसको करते हैं एग्जाम्पल की मदद से और आपको समझाते हैं कि ये कैसे करना है। तो हमारे पास हमसे कहा है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करिए, तो ओपनिंग WDV 1423 को हमारे पास 54 लाख रुपए है, बिल्डिंग है 54 लाख, और हमारे पास कितनी बिल्डिंग है, 3, P, Q एंड R, प्लस 15 अक्टूबर को, 15 नवंबर को, तो सीधी सी बात है कि भैया 180 दिन से कम के लिए यूज करा है इसको हमने, तो ये 25 लाख में खरीदा हमने, और फिर सेल भी हुई है। सेल कब हुई है उससे क्या लेना देना है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसी ईयर में सेल हुई हो। कॉस्ट और WDV क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, 30 लाख की सेल। तो WDV ऑन 31 मार्च 24 क्या आ गया है भैया, 54 लाख प्लस 25 लाख माइनस 30 लाख, 49 लाख, ठीक है। अब इस 49 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता है, 10% होता है, तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं 25 लाख रुपए पर, जो हाफ लगाना है ना, क्योंकि 25 लाख रुपए की ऐसा न्यू वाली खरीदी है हमने, तो 25 लाख पे 10% आधा लगाना है, मतलब 5% लगाना है। कितना आया, 1,25,000, और जो बाकी बची रिमेनिंग 49 लाख में से 25 लाख पे तो लगा दिया, बची कितनी 24 लाख, उस पर 10% लगा देते हैं, 2,40,000।
तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना लगा 3,65,000 और WDV ऑन 1/4/24 अगले साल की ओपनिंग क्या आ गई 49 लाख माइनस 3,65,000 ये अगले साल की ओपनिंग WDV आ गई। ऐसे काम करता है ये। अभी अजीब नहीं है लेकिन धीरे धीरे आप कहोगे ये क्या हो रहा है, लेकिन मैंने जो लिखा है, जो मैंने फॉर्मेट बताया इसी फॉर्मेट से करूंगा। इवन तो आप कहोगे ये तो अजीब सा है, लेकिन वैसा ही होगा जैसा लिखा है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। हर टाइप का हमारे पास एग्जाम्पल आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि हमारे पास ओपनिंग WDV है 1/4/23 को 54 लाख की, प्लस वैसे इसको एग्जैक्टली वर्ड होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट्स एक्वायर्ड, जो मैंने परचेज से लिखा था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ये है 25 लाख। अब देखो ये जो हमने बेची थी ये कितनी WDV थी, क्या कॉस्ट थी, कितने में बेची, हमने कुछ ही ध्यान नहीं दिया, है ना। हमने कुछ नहीं, सीधा, है ना। और बेची भी है इन्होंने, और खरीदी कब है 28 सितंबर, तो पूरे साल का लगेगा इस पे। और माइनस सेलिंग प्राइस को वैसे उसे लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ असेट सोल्ड डिस्कार्डेड, ऐसा बोलते हैं। मैं आपको सेल सिंपल लिख रहा हूं, सेल ऑफ असेट, क्योंकि सेल बहुत छोटा वर्ड है। ट्रांसफर ऑफ असेट लिख लो आप, सबसे बढ़िया वर्ड है ट्रांसफर ऑफ असेट्स। और वो हमने कितने में बेचा 30 लाख। तो क्या आ गया हमारे पास 49 लाख WDV ऑन 31 मार्च 24। डेप्रीशिएशन लगेगा 4,90,000 और WDV आ जाएगा 1/4/24 को कितना 34,00,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना आपका, नोट कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 3, ओपनिंग WDV है हमारे पास 1/4/23 को 54 लाख, प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 15 नवंबर को, ठीक है, कितने की 25 लाख, माइनस ट्रांसफर ऑफ असेट ड्यूरिंग द ईयर 68 लाख। ठीक है, तो क्लोजिंग WDV 31 मार्च 24 को क्या आ गई 11 लाख। ठीक है, डेप्रीशिएशन कितना लगाऊंगा अब मैं, न्यू एसेट पर आधा लगाना है ना, तो न्यू एसेट कितने की थी 25, लेकिन हमारे पास WDV कितनी है, अब WDV कितनी है 11 लाख, तो 11 लाख से ज्यादा पे डेप्रीशिएशन कैसे लगा, तो 11 लाख पे लगा दो। ठीक है, कितना 55 हो गया, और WDV आ जाएगी 1/4/24 को इतने की 10 लाख 45। ठीक है, इसमें कोई डाउट, आगे बढ़े। ओपनिंग WDV 1/4/23 को 54 लाख की दी हुई है। ठीक है, कंपनी ने
न्यू एसेट परचेज करी है 15 मार्च की, 15 मार्च को 25 लाख की, लेकिन यूज करा अगले साल, तो यूज ही नहीं करा, है ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही नहीं ना, एडिशन होगा, या एडिशन होगा क्योंकि एसेट तो खरीद ली, तो प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ assets acquired but not put to use, है ना, कितने की है, 25 लाख, है ना, माइनस ट्रांसफर ऑफ असेट कितना 30 लाख, है ना, तो क्लोजिंग WDV क्या है 49 लाख। अब इस 49 लाख में से 25 लाख नॉट पुट टू यूज, तो नो डेप्रिसिएशन, न्यू एसेट है उसको यूज नहीं, लेकिन अगर ये पुरानी एसेट होती तो डेप्रिसिएशन लगता है, यूज करें ना करें, पहली न्यू एसेट है और जब तक पुट टू यूज नहीं है, और वो भी पुट टू यूज, एक्चुअल पुट टू यूज नहीं होता, वो होता है अवेलेबल फॉर पुट टू यूज। मान लिया वो अवेलेबल है एसेट, अब यूज नहीं करे तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन वो क्या होता है कई बार कि आपने यूज करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कंप्यूटर खरीदा अभी पैक असेंबल्ड ही नहीं हुआ, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर मतलब हम ये मान रहे हैं अब ये अवेलेबल टू पुट टू यूज ही नहीं है, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं है। मेन बात है अवेलेबल फॉर पुट टू यूज है ये, अगर वो अवेलेबल फॉर पुट टू यूज है तो डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लिया मेरी बिल्डिंग तैयार हो गई, मैं जा नहीं रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्डिंग ही तैयार नहीं है, मैं यूज ही नहीं कर सकता तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। मैंने मोबाइल फोन खरीदा, अभी पैक है, उसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल पैक का पैक, तो उस पर डेप्रिसिएशन अभी नहीं, पैकिंग खोल दी, यूज कर सकते हो, डेप्रिसिएशन लगेगा चाहे यूज करो या ना, तो मेन बात ये है। तो यहाँ पर यूज नहीं करा तो यहाँ मतलब है कि वो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं हुआ, देखो टीवी है बॉक्स में है, अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, 2 साल रखा हुआ बॉक्स में, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। आपने टीवी को दीवार पे टांग दिया, इंस्टॉलेशन हो गई, यूज नहीं कर रहे हो, डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वो अवेलेबल है यूज करने के लिए, आप यूज कर नहीं रहे। अगर वो बॉक्स के अंदर बंद है, खोला ही नहीं, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो यहां पर जो है कि अगले साल यूज करा, इसका मतलब पैक ही है, उसको यूज करने के लिए अवेलेबल ही नहीं करा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो नॉट पुट टू यूज, तो डेप्रिसिएशन उस पर तो लगेगा नहीं, बचा कितना 24 लाख, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना 2,40,000, है ना। अब क्या होगा अगले साल, ये वाली एसेट यूज करी 15 नवंबर को, तो 180 दिन से कम है, लेकिन पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि अगले साल, उस साल नहीं खरीदा, इस साल खरीदा, अगले साल यूज कर, 180 दिन से कम के लिए कंडीशन होती है सेम ईयर में खरीदा और सेम ईयर में 180 दिन से कम यूज कराओ, तभी आधा डेप्रिसिएशन लगता है, तो अगले साल पूरा लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन इस साल का 240 है, और हमारी 49 लाख में से 240 लेस कर दोगे तो हमारी WDV आ जाएगी 1424 की, कितनी, क्योंकि अगले साल इसे अगेन ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एडिड है इसमें, और डेप्रिसिएशन पूरे साल का लग जाएगा इसमें। एग्जाम्पल नंबर 5, ओपनिंग WDV है 54 लाख, कंपनी ने एक नई एसेट खरीदी है 25 लाख की, 1 अप्रैल को खरीदी है, और उसको इस्तेमाल किया है 31 मार्च को, एक दिन के लिए, तो खरीदी हो सेम ईयर में, यूज करी हो 180 दिन से कम, है ना, तो इसको ऐसा मानो 31 मार्च 24 को हमने खरीद कर यूज करा, एक दिन का आधा डेप्रिसिएशन 50% लगेगा, ठीक है।
माइनस ट्रांसफर, जो ट्रांसफर कर दिया हमने 30 लाख, माइनस हो जाएगा। तो WDV कितनी है? 49 लाख। डेप्रिसिएशन कितना है? 25 लाख पे 5%, 1,25,000, और 24 लाख पे 10%, 2,40,000। WDV 40, ये अगले साल के लिए ओपनिंग WDV आ जाएगी। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको पहले बिना सेक्शन 50 बताए मैं एक एग्जांपल बताता हूं, फिर आपको बताता हूं क्या समस्या आएगी इस एग्जांपल में। ओपनिंग WDV PQR 1423 को 54 लाख रुपए की ओपनिंग WDV है। फिर हमने 25 लाख की एक नई बिल्डिंग खरीदी और वही पिछले एग्जांपल की तरह लास्ट डेट को हमने यूज करी। तो आखिरी दिन, और इसका नाम है S, और ये कितने की है? 25 लाख की है ना। ये टोटल कितना हो गया? 79 लाख। अब कंपनी ने P बिल्डिंग बेच दी, माइनस ट्रांसफर, P ये वाली बिल्डिंग बेच दी और 92 लाख में। अरे बाप रे। तो आंसर WDV क्या आया? क्या किसी एसेट की वैल्यू माइनस में हो सकती है? नहीं। तो यहाँ क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 79 लाख, ये हो जाएगा। ट्रांसफर प्राइस है कितना? 92 लाख है ना, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 79 लाख। 79 लाख से ज्यादा तो हम माइनस ही नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा हो जाता है, इसका मतलब हमने 79 लाख वाली एसेट को 92 लाख में सेल किया, तो हमें प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हमारा चैप्टर है कैपिटल गेन का, जो अगला चैप्टर है। उसमें दो टाइप के कैपिटल गेन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको उसमें भी ज्यादा नहीं जाना है। इसमें हमेशा ये याद रखना है कि डेप्रिशिएबल एसेट पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ये गेन हो रहा है ना हमें, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम कैपिटल गेन के चैप्टर में। तो यहाँ निकालेंगे कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप अब उल्टा करेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सेल में से कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या कहता है? ये कहता है आप लिखिए सेलिंग प्राइस, जिसे हम क्या कहते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में एसेट को बेचा, ट्रांसफर प्राइस, सेलिंग प्राइस। और कितना है वो? 92 लाख। इसकी दो कॉस्ट है, क्या? ओपनिंग WDV, और ओपनिंग WDV है 54 लाख। और एक और कॉस्ट है जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड है, वो कितनी है? 25 लाख। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 13 लाख। और 13 लाख रुपए हमारी कैपिटल गेन की इनकम हो जाएगी। ठीक, सिंपल। जो वहां नेगेटिव आ रहा था, मतलब उतना ज्यादा बिका है, तो वो हमारी कैपिटल गेन है। इसे करना ऐसा पड़ेगा, ये सेक्शन, ये PGBP के चैप्टर में जब हम निकालेंगे और हमें पता चलेगा ये नेगेटिव आ रही है, तो हम नील कर देंगे, फिर ये भी लिखेंगे और ऐसे निकाल। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर डेप्रिशिएबल एसेट इन द फॉलोइंग टू सिचुएशन ओनली। नंबर 1, इफ क्लोजिंग WDV बिकम नेगेटिव। ये वाला केस था कि क्लोजिंग WDV क्या हो गई? नेगेटिव, तो उसको हमने नील करा और हमने कैपिटल गेन। और दूसरा केस है, इफ ऑल ऑफ द असेट्स आर ब्लॉक ऑफ
assets of block are sold। ये क्या है, इसे समझते हैं। देखो हमारे पास PQR तीन एसेट है, ओपनिंग WDV PQR 1423, इनकी वैल्यू 54 लाख है। कॉस्ट ऑफ एसेट एस खरीदी हमने 15 नवंबर को 25 लाख रुपए की, तो ये 79 लाख आ गया, माइनस ट्रांसफर कर दिया हमने, और ट्रांसफर हमने PQRS चारों सेट को भेज दिया 75 लाख। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी 4 लाख रुपए की WDV है। क्लोजिंग WDV 31 मार्च 24 को 4 लाख नहीं, अरे एसेट ही नहीं है, 4 एसेट थी, PQR 3 थी, एक और खरीदी, चारों को भेज दिया। जब कोई एसेट ही नहीं है तो WDV किसकी निकालोगे? तो WDV नील, क्यों? एस देयर इज नो एसेट इन द ब्लॉक। जब कोई एसेट ही नहीं है ब्लॉक के अंदर तो उसकी क्या निकालोगे? तो अब मुझे डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा? नील। अच्छा, डेप्रीशिएशन यहां पर भी डेप्रीशिएशन नील हो जाएगा। तो ये कैपिटल गेन, ये जो कैपिटल बजटिंग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में हमें हर साल का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता है सेक्शन 32 में, और आखिरी साल जिस साल असेट बेची जाती है उस साल का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। अब उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है देयर इज नो अदर असेट इन द ब्लॉक और देयर इज अनदर असेट इन द ब्लॉक। अगर लिखा होता है अनदर असेट भी है ब्लॉक में तो हम नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगाते रहते हैं क्योंकि वहां कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। लेकिन वहां लिखा होता है कि कोई और एसेट नहीं है, इकलौती एसेट है, तो हम ये मानते हैं एक ही एसेट है, एक ही बेच दी, तो इसका मतलब क्लोजिंग WDV नील हो गई, डेप्रिसिएशन नील हो गया। और क्या निकालते हैं फिर हम वहां पर भी FM में सेक्शन 50 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं। तो यहाँ क्या निकालेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 50। लॉस ही आएगा क्योंकि मुझे पता है कम है ना। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरा है 75 लाख माइनस ओपनिंग WDV 54 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 25 लाख, है ना। और ये माइनस आ गया, माइनस का मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉस आ गया मुझे कितने का? 4 लाख। तो 4 लाख का लॉस आ गया, और ये लॉस मेरे और गेन से सेट ऑफ हो जाएगा। नहीं होगा तो उसका भी एक अलग चैप्टर है हमारा इनकम टैक्स में, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, कि हम लॉसेस को, कौन से लॉस को किससे सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। अभी हमारा सेक्शन 32 कंप्लीट तो नहीं हुआ है क्योंकि इसके अंदर तो अभी बहुत कुछ है जो हमें अभी पढ़ना बाकी है। हाँ, लेकिन ये यहाँ पर ये है कि जो है सेक्शन 32 में याद रखना क्या है हमें कि हमारा डेप्रिसिएशन WDV मेथड से आएगा। इंडिविजुअल असेट पे अलग अलग हम नहीं निकालते हैं, डेप्रिसिएशन ब्लॉक के हिसाब से निकालते हैं हम लोग। साल के शुरू में ओपनिंग WDV निकालते हैं, प्लस करते हैं परचेजेस, लेस करते हैं सेल, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर लगाते हैं। अगर असेट सेम ईयर में खरीदी और 180 दिन से कम यूज हुई है तो आधा डेप्रिसिएशन लगाते हैं। नेगेटिव बैलेंस आता है तो उस पर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं। कोई एसेट नहीं होती है तो भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं। अब इसके हिसाब से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 और कायदे से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो है 10 तक, क्योंकि बीच में क्या इंश्योरेंस क्लेम है। अगर आपकी कोई एसेट खराब हो गई और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला तो वो इंश्योरेंस क्लेम को सेलिंग प्राइस मान लो और नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन 10 तक है ऐसे हमारे जो हो जाएंगे।